वक्त हो गया है प्रहार का। प्रहार में हम आपको बताएंगे दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े कैसे खुलासे हो रहे हैं और परत दर परत ये जो डॉक्टर वाला मॉड्यूल है इसका पूरा पेंडोरा बॉक्स अब खुल रहा है। इसके तार किस किस शहर से जुड़ रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल के तार लखनऊ से लेकर कश्मीर, पाकिस्तान और तुर्की से जुड़ रहे हैं। जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं, लगातार एक्शन जारी है। हर पल नए नए और चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। आतंकी डॉक्टर उमर जिसने धमाका किया उसे लेकर भी हैरान करने वाला खुलासा हो रहा है। आतंकी कितनी बड़ी साजिश रच रहे थे, कहां कहां पर यह साजिश अंजाम दी जानी थी, कौन कौन से शहर थे जो इनके टारगेट पर थे, ये सब कुछ अब धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। जांच एजेंसियों ने अब तक कितने डॉक्टर्स को अरेस्ट किया है, कितने मौलवियों पर शिकंजा कसा, इसकी एक एक डिटेल मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी 4 कार से धमाका करने की तैयारी कर रहे थे, 4 कार में विस्फोटक रखने की तैयारी की जा रही थी। तो ये इस वक्त का बड़ा खुलासा है, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। I-20 कार से यहाँ लाल किले पर आकर धमाका किया गया। जानकारी ये है कि 4 ऐसी गाड़ियां तैयार की गई थी जिनसे विस्फोटक में धमाका किया जाना था, जिनसे धमाका होना था, एक घटना को अंजाम देना था। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि इन 4 कारों में से एक कार का अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस को ब्रीजा कार की तलाश है। शक है कि आतंकियों ने इसमें भी विस्फोटक रखकर धमाका करने का प्लान किया है। जांच एजेंसियों ने हर तरफ अलर्ट भेज दिया है। चप्पे चप्पे पर ब्रीजा कार ढूंढी जा रही है। ये चौथी गाड़ी है जिसकी तलाश की जा रही है। अब तक पुलिस 3 गाड़ियों का पता लगा चुकी है। पहली गाड़ी लेडी डॉक्टर शाहीन की है जिसमें से हथियार बरामद हुए थे जो डॉक्टर उमर के साथ ब्लास्ट में खत्म हो गई थी। दूसरी गाड़ी I-20 है, जबकि तीसरी गाड़ी इको स्पोर्ट थी जो कल शाम हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद की गई है। और अब जांच एजेंसियों को चौथी गाड़ी की तलाश है जिसको ब्रीजा बताया जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ा खुलासा हो रहा है और बड़ा खुलासा ये है कि आतंकियों ने 4 गाड़ियों को तैयार किया था जिसमें से 3 गाड़ियां पता लग चुकी हैं। एक गाड़ी डॉक्टर शाहीन की जिसमें से हथियार बरामद किए गए थे, एक गाड़ी वो I-20 जिससे धमाका किया गया था, एक गाड़ी इको स्पोर्ट है जो कल हरियाणा से बरामद कर ली गई है फरीदाबाद से। अब एक ब्रीजा गाड़ी भी है जिसकी तलाश इस वक्त की जा रही है। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कुमार सोनू। कुमार, बताइए क्या अपडेट है आपके पास, इस चौथी गाड़ी के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, एक चौथी गाड़ी की भूमिका भी जो है वो सामने आई है। ये ब्रेजा कार बताई जा रही है और ब्रेजा कार भी जो है इस डॉक्टर ग्रुप से जो है वो जुड़ी हुई थी। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें एक और दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस में ठीक उसी जगह मौजूद हूं जहां पर 10 तारीख को यानी कि दिल्ली ब्लास्ट से पहले 10 तारीख को डॉक्टर उमर मोहम्मद जो है कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल से ठीक इसी जगह से निकला था। उसकी गाड़ी I-20 जिसमें विस्फोटक था वो 2:05 और 58 सेकंड पर ठीक इसी जगह से स्टेट एंट्री रोड से निकली थी। और ये जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं प्राची, इसी सीसीटीवी में वो उसकी पूरी गाड़ी जो है वो कैप्चर हुई है। और आप देखें ये सामने स्टेट एंट्री रोड का बोर्ड लगा है, ठीक इसी के आगे से 2:05 और 58 सेकंड का वो समय था जब वो यहाँ से निकला था। उस सीसीटीवी फुटेज में ये तमाम जो प्रिंटर्स की शॉप है ये भी साफ दिखाई दे रही है। यानी एक बात साफ है कि अब उमर मोहम्मद जो है हादसे से जो ब्लास्ट से पहले कनॉट प्लेस भी आया था, तो क्या अब एजेंसियां ये जानना चाह रही हैं कि क्या उमर मोहम्मद के निशाने पर कनॉट प्लेस भी था? क्या वो उन इलाकों की रेकी कर रहा था या उन इलाकों में ब्लास्ट करना चाहता था जहां पर हैवी फुटफॉल था, कैजुअलिटी ज्यादा हो सकती थी? तो फिलहाल आपको बता दें कि 2:05 का वो समय, आमतौर पर जो है इतना ट्रैफिक जो है दोपहर में कनॉट प्लेस में नहीं होता है। और ये आउटर सर्कल है, इसी जगह से जो है उमर मोहम्मद विस्फोटक से भरी गाड़ी लेकर निकला था। उसके बाद फैज़े इलाही मस्जिद गया, वहां नमाज पढ़ी। और कार की तस्वीर भी इस वक्त इंडिया टीवी की स्क्रीन पर चल रही है। हम लगातार वो गाड़ी भी दिखा रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं जो सीपी से सामने आया जिसमें उमर गाड़ी चलाता हुआ नजर आ रहा है। चौथी कार जिसकी तलाश अभी जारी है। 3 गाड़ियां हैं जिनके बारे में जानकारी हासिल हो चुकी है। एक गाड़ी में ब्लास्ट हो गया, एक गाड़ी डॉक्टर शाहीन की और एक इको स्पोर्ट गाड़ी कल शाम हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद कर ली गई है। अभय भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, आप बताइए क्या जानकारी आपको मिल रही है, कितनी प्राथमिकता के साथ या कितनी तेजी के साथ इस चौथी गाड़ी के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है?
देखिए बिल्कुल प्राची, इस पूरे केस के अंदर जो डॉक्टर टेररिस्ट मॉड्यूल है, इसके अंदर हमें सबसे पहले जानकारी मिली कि दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ इसके साथ ही 10 तारीख को नहीं बल्कि एक तारीख तय होनी थी। 12 तारीख का अलर्ट जो है सुरक्षा एजेंसी दे चुकी थी कि 12 तारीख को कुछ हो सकता है, लेकिन जब पहले ही ये लोग अरेस्ट हो गए, इसमें ना केवल ये गाड़ी, जितनी गाड़ियां अब तक मिली हैं, डॉक्टर शाहीन की गाड़ी मिली जिसमें से हथियार बरामद हुए, i20 गाड़ी जो कि ब्लास्ट में पूरी तरीके से तबाह हो गई, इसके अलावा इको स्पोर्ट्स गाड़ी जिसकी तलाश की जा रही है, इसके अलावा एक ब्रीजा गाड़ी जो है उसकी तलाश अभी इस वक्त पुलिस कर रही है। अभी तक उस गाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। असल में प्लानिंग ये थी कि 4 अलग अलग गाड़ी, 2-2 आतंकियों का ग्रुप, टोटल 8 लोग, और इन चारों गाड़ियों को अलग अलग लोकेशंस पर, जिसमें यूपी के कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिसमें प्रयागराज है, जिसमें अयोध्या है, इसी तरीके से दिल्ली के कुछ इलाकों में इन चारों गाड़ियों को एक साथ प्लान करना था और अचानक से ब्लास्ट करना था। जहां पर मैं मौजूद हूं यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास, जहां पर मुजम्मिल ने एक जगह एक मौलवी का घर लिया हुआ था और घर के कमरे की तस्वीर हम आपको दिखा दें। इस कमरे के अंदर जिस तरीके से विस्फोटक अरेंज किए थे, अल्मोनियम नाइट्रेट, इसी तरह से नूह से भी काफी ज्यादा सामान खरीदा गया था, केमिकल। इस कमरे के अंदर खाद और साथ ही जो भूसा है उसकी आड़ में यहां पर छिपाए हुए थे अमोनियम नाइट्रेट की काफी क्वांटिटी, लगभग 2500 किलो। तो अब ये चौथी गाड़ी की तलाश की जा रही है, क्या इको स्पोर्ट्स गाड़ी में, और इस चौथी गाड़ी जब रिकवर होती है इसके अंदर भी क्या कोई एक तार को जोड़ा जा रहा है, एक एक कनेक्शन को जोड़ा जा रहा है, और एक एक कनेक्शन को जोड़कर ये नेक्सस कहां तक फैला हुआ है, इसके इरादे कितने खतरनाक थे, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इसी ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि 6 दिसंबर को ब्लास्ट का प्लान किया गया था। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है वो ये है कि 6 दिसंबर की तारीख तय की गई थी, ब्लास्ट का प्लान रेडी किया गया था, सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश ये आतंकी रच रहे थे। टारगेट नंबर 1 पर यूपी में अयोध्या था, यानी कि अयोध्या में धमाका करना चाहते थे। 6 दिसंबर वही तारीख है जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था और उसी तारीख को इन आतंकियों ने चुना था। अयोध्या को टारगेट करना चाहते थे और अयोध्या में सीरियल बम ब्लास्ट करना चाहते थे। हालांकि उससे पहले इनका भंडाफोड़ हुआ और 2900 किलो जो विस्फोटक है उसे बरामद कर लिया गया, लेकिन जो बचा हुआ विस्फोटक है उससे लाल किले के पास आकर धमाका किया गया, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एक बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही थी, एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी और टारगेट पर था अयोध्या। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, आप बताइए, बड़ी लंबी साजिश थी, बड़ी गंभीर साजिश थी। अयोध्या में 6 दिसंबर ये तारीख बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए जानी जाती है, इसी तारीख को चुना गया सीरियल बम ब्लास्ट के लिए। प्राची, लगातार अपने दर्शकों को हम ये बात बता रहे हैं कि जो गिरफ्तार आतंकी हुए हैं उनसे जो पूछताछ हो रही है डिफरेंट एजेंसीज की, उस पूछताछ में ये बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में आतंकियों के लिए सबसे ज्यादा कोई चीज हिट लिस्ट में थी, सबसे ज्यादा उनके टारगेट पे थी, तो वो नंबर 1 पे था अयोध्या। और अयोध्या का टारगेट को बनने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह अब तक सामने आई है, क्योंकि आतंकी 6 दिसंबर को अयोध्या में ब्लास्ट करना चाहते थे, क्योंकि बाबरी विध्वंस की जो बरसी होती है वो 6 दिसंबर को ही होती है, और जो बरसी होती है उसी दौरान वो ब्लास्ट करना चाहते थे। और 1-2 ब्लास्ट नहीं करना चाहते थे, वो अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ और देश के तमाम हिस्सों को एक साथ सीरियल ब्लास्ट के जरिए दहलाना चाहते थे। तो ये जो अपने आप में साजिश बताती है कि ये कितनी ज्यादा व्यापक तौर पर करी जा रही थी। और जो कुछ अधिकारियों से प्राची हमारी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि हम बहुत एक्सटेम्पोर होकर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से 2009 में दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद 1 दशक तक दिल्ली में ब्लास्ट नहीं हुए थे, और उसके बाद से जो अब तक का ये सिलसिला है वो लगातार बदस्तूर जारी था। अधिकारियों का यह भी कहना है कि अगर ये पूरा जो मॉड्यूल है ये बस्ट कर दिया जाएगा तो हम ये फिर से मान के चलेंगे कि अगले 1 दशक तक पूरे देश भर में कहीं ब्लास्ट नहीं होगा। इतने बड़े लेवल पर ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा जो सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था, लेकिन एजेंसीज के लिए बड़ी सफलता हाथ लगी है। लेकिन चुनौती इसी बात की है कि जो बचा हुआ वो अमोनियम नाइट्रेट है उसको बरामद किया जाए और सभी आतंकियों तक पहुंचा जाए, तो ये एक बड़ी कामयाबी एजेंसीज के हाथ लगी है। देखिए, एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं जो बाकी हैं। इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ करना है, इनको कौन मदद कर रहा था, इनका हैंडलर कौन था, बचा हुआ विस्फोटक कहां है, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। डॉक्टर के नेटवर्क को खंगालने में यूपी एटीएसपी इस वक्त जुटी हुई है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूपी एटीएसपी लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। शाहीन के चैट बॉक्स में टीम डी का जिक्र मिला है।
ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, डॉक्टर शाहीन के चैट बॉक्स से एक टीम डी का जिक्र मिला है। बात करने के लिए हार्ट आई स्पेशलिस्ट जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर शाहीन की तरफ से किया गया था। पैसों के इंतजाम का कोड वर्ड ऑपरेशन की तैयारी था। रेकी वाली जगह को ऑपरेशन थिएटर कहते थे। और ये जो टीम डी है, अब इसके बारे में क्या जानकारी हासिल हो रही है, इसे पता लगाने की कोशिश की जा रही है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, शाहीन की प्लानिंग क्या थी? अब कोडवर्ड आप देखिए, एक तो डॉक्टर सफेद कोट आला गले में है और वो ऑपरेशन या आई स्पेशलिस्ट या वो ऑपरेशन थिएटर की बात करेगा तो किसी को शक नहीं होगा कि साजिश धमाके की है। बिल्कुल परफेक्ट बात बोली मीना आपने प्राची, क्योंकि जिस तरीके से इनका प्रोफेशन अपने आप में डॉक्टर्स का था, व्हाइट कॉलर का था, वो जिंदगी देने का काम करते थे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जिंदगी लेने के लिए बाकायदा कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो अपने आप में बताता है कि प्लानिंग कितनी ज्यादा खतरनाक थी और कितनी ज्यादा फूल प्रूफ तरीके से की जा रही थी। मैडम सर्जन नाम दिया गया था जैश ए मोहम्मद की तरफ से डॉक्टर शाहीन को, क्योंकि वो पेशे से डॉक्टर थी। और इस पूरी टीम को, जो डॉक्टर्स का पूरा ये नेटवर्क था, इसको नाम दिया गया था टीम डी, यानी कि टीम डॉक्टर्स। और टीम डी के जरिए बाकायदा कई सारे कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था। ऑपरेशन हमदर्द नाम दिया गया था और इसके जरिए दहशतगर्दी फैलाने के कोडवर्ड्स में एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे के साथ चैट करते थे। ऑपरेशन थिएटर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका इस्तेमाल होता था रेकी करने के लिए। तो आप खुद सोचिए प्राची कि जब इस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से आप डॉक्टर्स के जरिए बात करेंगे, कोड वर्ड बात करेंगे, चैट से बात करेंगे, चैट को फौरन डिलीट कर देंगे, तो एजेंसीज के लिए किसी भी इस तरीके के मॉड्यूल को पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन एजेंसीज को बधाई देनी होगी जिन्होंने इस पूरी कोड वर्ड को न सिर्फ क्रैक किया है बल्कि उनके खाकाओं तक पहुंचे हैं और उसके बाद ये गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं, वरना इतने ज्यादा धमाके देश भर में सीरियल ब्लास्ट के तौर पर बिल्कुल विशाल, आप जो बता रहे हैं ये जानकारी अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर यही है कि डॉक्टर शाहीन इस पूरे नेक्सस को लीड कर रही थी। डॉक्टर शाहीन जो कि जैश के लेडी विंग से जुड़ी हुई थी, इसका नाम जो है वो मैडम सर्जन रखा गया था। जैश ने जो कोड दिया था वो मैडम सर्जन नाम का कोड दिया था। शाहीन के मिशन का नाम ऑपरेशन हमदर्द रखा गया था। ऑपरेशन हमदर्द को अंजाम देने में शाहीन जुटी हुई थी। मुस्लिम महिलाओं को रिक्रूट कर रही थी डॉक्टर शाहीन। ऑपरेशन हमदर्द को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। पहली कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को टारगेट किया जाता था। दूसरी कैटेगरी में बुर्का नहीं पहनने वाली महिलाओं को टारगेट किया जाता था और तीसरी कैटेगरी में आराम से जिहाद के लिए तैयार होने वाली महिलाओं को तैयार किया जाता था या उनको टारगेट किया जाता था। तो कितने खतरनाक इरादे थे और कैसे जानबूझकर ऐसी महिलाओं को टारगेट करने की कोशिश थी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिन्हें पैसे का लालच देकर बहलाना फुसलाना आसान है, या फिर ऐसी महिलाओं को टारगेट करना जो महिलाएं जिहाद के रास्ते पर आसानी से चल सकती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो महिलाएं बुर्का नहीं पहनती उनको भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। विशाल, ये डॉक्टर शाहीन का प्लान कितना खतरनाक है। एक तो खुद जैश के लेडी विंग से कनेक्टेड और ऊपर से बाकी महिलाओं को जोड़ने का काम भी था और ये काम बड़ा शातिराना अंदाज से किया जा रहा था। प्राची, जो हमारी एजेंसी से लगातार बातचीत हो रही है, जो हमको इनपुट्स मिल रहे हैं, उसमें इस बात की भी जानकारी मिली है कि बाकायदा जो डॉक्टर शाहीन थी वो इंटरनेट पर LTTE यानी कि लिट्टे के बारे में भी सर्च करती थी और जिस तरीके से लिट्टे का फिदाइन दस्ता तैयार होता था, जिस तरीके से उनको रिक्रूट किया जाता था, जो बातें जिस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, वो सारी तैयारियां डॉक्टर शाहीन ने कर ली थी। और इस तरीके से जो कैटेगरी में बांटा गया था महिलाओं को, वो टारगेट ही यही था कि जो काफ़ी ज़्यादा गरीब महिलाएं हों, मुस्लिम महिलाएं हों, जो समाज से पूरी तरीके से कटी हुई हों, उनको पैसों का लालच दिया जाए, उनको बेहतर जिंदगी का लालच दिया जाए। दूसरी कैटेगरी में उन महिलाओं को रखा गया था जिनकी ख्वाहिशें बड़ी थी, जो बुर्का नहीं पहनती थी, जो आसानी से इनके बहकावे में आ जाती थी। और तीसरी कैटेगरी में उन लोगों को रखा गया था जो दरअसल इन सारी चीजों को मोटिवेट करने के बाद आसानी से कट्टरपंथ की तरफ जुड़ सकती थी। तो ऐसे में जो डॉक्टर शाहीन के लिए काम था वो काफी ज्यादा आसान होता जा रहा था, क्योंकि जो प्लानिंग थी वो बहुत फुल प्रूफ तरीके से की जा रही थी। और इसीलिए बाकायदा हापुड़ में, सहारनपुर में बाकायदा बड़ी जगहों को तलाशा जा रहा था जहां पर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए दवाखाना खोला जाता है। प्लानिंग तो फुल प्रूफ तरीके से की गई, लेकिन ये प्लानिंग धरी की धरी रह गई, क्योंकि जांच एजेंसियों ने न सिर्फ डॉक्टर शाहीन को पकड़ा बल्कि उसके इस पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है। अब बचा हुआ विस्फोटक कहां है, इनके मददगार कौन है, सब कुछ अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है और इसी सिलसिले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट में फरीदाबाद से बड़ी गिरफ्तारी हुई है।
फहीम नाम के शख्स को पुलिस ने पकड़ा है। फहीम नाम के शख्स की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आतंकी उमर का रिश्तेदार फहीम बताया जा रहा है, जिसे फिलहाल फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद में फहीम ने ही पार्क की थी लाल कार। जहां जिस लाल कार का जिक्र बार बार है वो फहीम ने ही पार्क की थी। कार में फहीम के साथ एक महिला भी मौजूद थी। महिला की पहचान क्या है वो अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। उसमें जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं, लेकिन ये बड़ी गिरफ्तारी है। फहीम को गिरफ्तार किया गया है, जो डॉक्टर उमर का रिश्तेदार बताया जा रहा है, जिसने लाल कलर की एक कार पार्क की थी और उसके साथ एक महिला भी थी। अभय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी अभय, बताइए ये गिरफ्तारी कितनी बड़ी गिरफ्तारी? देखिए, बिल्कुल जो इको स्पोर्ट्स कार यहाँ पर जब लगाई गई, छिपाई गई, जिसकी अभी तक एजेंसी तलाश कर रही हैं कि गाड़ी के अंदर क्या है, उस वक्त फहीम, जो कि डॉक्टर उमर के साले का रिश्तेदार बताया जा रहा है, वो भी यहाँ पर मौजूद था और इस गाड़ी को यहाँ पर खड़ी करने में उसका अहम रोल है। यही वजह है कि इसके बाद फहीम के बारे में इनपुट मिला कि फहीम यहाँ पर छिपा हो सकता है। जिस गांव से गाड़ी बरामद हुई है, उसके बाद एक इनपुट्स के आधार पर फहीम को पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये भी पता लग रहा है कि फहीम के साथ एक महिला भी थी जब इस गाड़ी को यहाँ पर लगाया गया, छिपाया गया। गांव के लोगों को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि ये गाड़ी यहाँ पर कैसे आई। संदिग्ध अवस्था में लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार खड़ी हुई थी, जिसके बाद पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन दी गई, पुलिस पहुंची, इलाके के लोगों से बातचीत की, तब पता लगा कि यहाँ पर फहीम नाम का एक शख्स आया था और फहीम को इसी इलाके से पुलिस ने हिरासत में लिया है। साथ ही एक महिला जो इस गाड़ी के अंदर फहीम के साथ मौजूद थी जब इस गाड़ी को यहाँ पर लगाया गया, उसकी भी तलाश की जा रही है। प्राची। बिल्कुल ठीक है, फहीम को पकड़ा जा चुका है। इसने लाल कलर की कार यहाँ किसके निर्देश पर पार्क की थी, इसके साथ महिला कौन है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर ये है कि अदील की शादी का कार्ड सामने आ गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शादी में शामिल लोगों से भी अब एजेंसियां पूछताछ करेगी। ये जो शादी हुई है, इसमें कितने लोग शामिल हुए थे, उन लोगों का क्या कनेक्शन है, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर को कश्मीर में अदील की शादी हुई थी। सहारनपुर में अस्पताल में अदील काम करता था, जिसकी शादी का कार्ड मिल गया है और 4 अक्टूबर को कश्मीर में शादी हुई थी। 4 अक्टूबर की शादी में कौन कौन लोग शामिल हुए थे, क्या शादी में शामिल होने वाले लोगों का मुजम्मिल से, उमर से, अदील से, डॉक्टर शाहीन से कोई रिश्ता है, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इस शादी में कौन कौन लोग आए थे, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जाएगी। मंजूर मीर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। मंजूर, बताइए ये अदील की शादी का क्या कनेक्शन सामने आ रहा है? बिल्कुल, अदील की शादी जो है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में हुई थी और जैसे हमें जानकारी मिली है, जब पोस्टर्स श्रीनगर में देखे गए थे, उसके बाद पहली गिरफ्तारी अदील की हुई थी, तो तब ये बात सामने आई थी कि अदील जो है वो सहारनपुर से शादी के सिलसिले में अक्टूबर के महीने में यहाँ पर आए थे और उनकी मुलाकात जो है इरफान मौलवी के साथ हो गई थी, जिनने इरफान मौलवी का नाम जो है वो टॉप किंगपिन माने जाते हैं इस पूरे नेटवर्क के। उन्होंने ही इन सभी डॉक्टरों को रेडिकलाइज किया था। उसका संपर्क जो कहीं ना कहीं सीधा जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के साथ था, तो पुलिस ने ये बात जो है नोट की, उसके आधार पर ही डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी हुई थी। और आदिल की शादी में कौन कौन लोग यहाँ पर शामिल हुए थे, उनसे लगातार जो है पुलिस पिछले कई दिनों से पूछताछ कर रही है। जो उनके खास जो रिलेटिव्स हैं, उनसे भी बातचीत जो है लगातार हो रही है, उन्हें बुलाया जा रहा है और इस सिलसिले में ही साउथ कश्मीर में जगह जगह पर छापामारी हो रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कितने ऐसे लोग हैं जो इन डॉक्टर्स के संपर्क में थे, मौलवी जो थे उनके संपर्क में थे, कितने ऐसे OGW जो ये काम छोड़ चुके थे 2019 से पहले, फिर से उनको रेडिकलाइज किया गया है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है लगातार अभी भी जारी है और यही कारण है कि आज अगर हम देखें तो OGW ये पता लगाने की कोशिश है कितने स्लीपर सेल हैं जिनको एक्टिव कर दिया गया। आदिल की शादी में क्या इनमें से कोई शामिल हुआ था, सब कुछ पता लगाने की कोशिश है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी ब्लास्ट मामले में एक और बड़ा अपडेट है। यूपी के 18 संदिग्ध एजेंसियों की रडार पर हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कॉल डिटेल्स, बैंक लेन देन की जांच जारी है, ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। तो 18 ऐसे संदिग्ध हैं जो अभी जांच एजेंसियों की रडार पर हैं और इनकी पूरी डिटेल जुटाने की कोशिश की जा रही है। कॉल डिटेल्स, बैंक लेन देन की जांच जारी है। विशाल मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जी विशाल, बताइए 18 लोग संदिग्ध हैं, क्या जानकारी मिल रही है?
प्राची, जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद से लगातार लखनऊ जेल की जो सतर्कता है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ, एलआईयू और लोकल पुलिस लगातार न सिर्फ लखनऊ जेल पर नजर रख रही है बल्कि जेल में बंद जो 18 संदिग्ध हैं, आतंकी हैं, उनसे कौन मिलने आता है, उनसे कौन मिलने जाता है, किस किस तरीके से लोग वहां पहुंच रहे हैं, बैंक अकाउंट जो इन लोगों के संबंधित हैं या इनके एसोसिएट्स के संबंधित हैं उसमें किस तरीके का लेन देन हो रहा है और किस तरीके की ट्रैवल हिस्ट्री हो रही है। हाल के दिनों में जिस तरीके से आतंकियों के संपर्क में जो लोग बाहर निकल करके आए हैं वो किस तरीके का मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये कई बार ये भी देखा जाता है कि आतंकी इस तरीके का स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं जो जेल में उनके संपर्क में आते हैं और उसके बाद वही लोग जो जेल से छूटते हैं या पेरोल पे बाहर आते हैं वो आतंकियों के लिए बाकायदा स्लीपर सेल का काम करते हैं। तो इसी वजह से यूपी पुलिस ने एजेंसीज के साथ मिलकर के 18 संदिग्धों की लिस्ट बनाई है और यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ लगातार इस बात पर नजर रख रही है कि ये 18 संदिग्धों का जो मूवमेंट है, जो बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन है, जो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो किस तरीके की है और इसी को लेकर के यूपी की तमाम एजेंसियां बिल्कुल ठीक है विशाल, अब बारीकी से नजर रखी जा रही है कि ये नेक्सस कितना बड़ा है, ये नेक्सस कहां तक फैला हुआ है इस डॉक्टर गैंग में और कितने लोग शामिल हैं।